है ना? क्यों? एक बार आप रिप्लाई करके ये बताइएगा कि क्या अभी तक जो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो वो सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आता है ना? कल आप हमारे कॉलेज में आएंगे सेमिनार के लिए। या आनंद कुमार, किस कॉलेज से हो तुम? किस कॉलेज से हो आप? हाँ, किस कॉलेज से हो तो बताओ तो मैं बताऊं। बताओ भाई। जीपीए नहीं, कल नहीं आएंगे तुम्हारे कॉलेज परसों, परसों आएंगे। चलो ठीक है। तो देखो, अभी जैसा मैंने बताया कि आज के लिए हमें ऑपरेटर पढ़ना था। अच्छा, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी। स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है इसको कॉल करने के लिए? इसकी ज़रूरत नहीं है। जो है स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट ही हम कॉल करते हैं। स्टैटिक हम बनाते ही इसीलिए है ना, ताकि हम क्या करें कि उसकी वैल्यू एक एक बार उसके लिए मेमोरी इनिशियलाइज हो, और जब भी हम उसमें चेंज करें तो वो रियल मेमोरी लोकेशन पे वो चेंज हो, और जितनी बार आप चेंज करोगे वो रियल मेमोरी लोकेशन पे चेंज होगा। तो स्टैटिक का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता है। चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो, आप उसे डायरेक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो यही लिखा रहेगा कि स्टैटिक हम इसलिए बनाते हैं, किसी भी वेरिएबल को या किसी भी मेथड को स्टैटिक टाइप का हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आवाज नहीं आ रही कब से आपकी। एक म्यूट का बटन होगा, वो शायद म्यूट हो गया होगा, उसको अनम्यूट करो। एक वॉइस वाला जो माइक टाइप का बटन आता है उसको अनम्यूट करो। आकांक्षा, ये बटन को क्लिक करो अगर देख पा रही हो तो। तो जैसा मैंने बताया कि स्टैटिक एआई, पहले तो तुम अपना नाम जो है सही इनपुट करके तब लॉगिन किया करो, मैं तुम्हें पहचान तो पाऊँ तुम कौन हो। सभी लोग ये विदाउट जो जो नाम से ज्वाइन करते हैं ना, सभी लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करिए। जैसे गैलेक्सी 10 गुप्ता जी, ये नाम नहीं, आप अपना रियल नाम डाला करिए ताकि मैं आपको कम से कम पहचान तो पाऊं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि अभी क्या होता है कि स्टैटिक को आप कहीं भी पढ़ोगे कि स्टैटिक क्या है, जैसे मेन फंक्शन में भी स्टैटिक लगा हुआ है। तो ये क्यों स्टैटिक लगता है? स्टैटिक तो बहुत बेसिक स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो आपको हर जगह लिखा हुआ दिखेगा कि स्टैटिक विदाउट ऑब्जेक्ट कहीं भी एक्सेस हो जाता है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बेसिक सा उसका डेफिनेशन है। लेकिन उसमें आपको और जो प्लस पॉइंट्स है, प्लस प्रॉपर्टीज हैं, वो ये हैं कि आप जो है स्टैटिक को हर ऑब्जेक्ट, जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतनी बार स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, सिर्फ एक बार डिक्लेयर होता है। आप उसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी एक ऑब्जेक्ट से किया गया चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कुछ उसके बेसिक से डिफिनीशन होते हैं। ठीक है। शारिका यादव, मैम मेरा आईडी पासवर्ड बता दीजिए। अच्छा ठीक है शारिका, ये मैं ऑफिस में इसको भेज देती हूँ, तुम्हें आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। कितने लोगों ने इसको सबमिट किया है? 28 लोगों ने सबमिट किया है। बहुत जो है वो बताया आपने। आपने जो कल इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था उसमें आपने इक्वल्स टू 10 दिया था, फिर मेथड में आपने 30 दिया था, तो 30 आउटपुट 30 क्यों आया, 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि जब आप जैसे आपने ऊपर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल की वैल्यू क्या किया, मैम मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मिली, रुक जाओ एक मिनट। देखो, तो जैसा मैंने बताया ना अभी कि एक मुझे एक छोटे से डिफिनीशन का, छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना तुम, समीक्षा जिसका नाम है। आप ये बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बनाया है, मान लीजिए वाइड मेन, ऐसे छोटा सा लिख के बता देती हूँ। आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, और फिर आपने उसमें कोई चेंज कर दिया, आपने मान लीजिए प्रिंट कराया। वैसे तो ये सही तरीका नहीं है, लेकिन मान लीजिए
आपने उसको प्रिंट कराया और आपने लिख दिया यहाँ पे ए, ठीक है। और तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 10, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10। इससे पहले अगर आपने चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया इक्वल्स टू 30, क्योंकि ए नाम का एक ही वेरिएबल है, तो एक बार में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो अभी आउटपुट क्या आएगा 30, अभी आउटपुट क्या आएगा 30। अब 10 हट गया, 10 वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती हुई रहती है, तो अब पहले 10 था, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले 10 था, लेकिन जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो अब ए की वैल्यू 30 हो गई। सो कॉमन। तो अगर आप a इक्वल्स टू 30 देने से पहले कहीं पे भी a की वैल्यू को यूज करते, जैसे a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो क्या होता, ये 10 किस वैल्यू में 10 जुड़ता, 10 में जुड़ता, 10 प्लस 10 हो जाता, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 10 है। लेकिन इस लाइन के बाद a की वैल्यू 30 हो गई, तो वैसे होता है ना, ठीक है। तुम जो क्वेश्चन पूछ रही थी, पहले 10 था, हमने जब वैल्यू बदल के चेंज जो है 30 कर दिया, तो फिर 30 हो गया ना, ठीक है। अब देखो, आज हमें पढ़ना था ऑपरेटर्स। कल मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स बताए थे, उसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये दिखाना चाह रही थी। देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है, ये सिलेबस है आप लोगों का, ये यही सिलेबस है ना, सब सब सारे कॉलेजेस में यही चलता है। इसमें आप देखोगे तो आपको एक, हाँ यही सिलेबस चलता है ना स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे तो ये आपका सिलेबस है, इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में दिया है फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो ये होता क्या है कि ऑब्जेक्ट, मैं कभी लिखवा दूंगी आपको क्लास का जो है डिफिनीशन, और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन, और बाकियों का डिफिनीशन मैं परसों जब क्लास लूंगी ना, तो पहले मैं ये सारे डिफिनीशंस एक बार लिखवा दूंगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसका नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है, वो प्रोग्रामिंग करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर एक मेथड्स, हर एक स्टेटमेंट को हम क्लास के अंदर रखते हैं। हर एक स्टेटमेंट को हम कहाँ रखते हैं, क्लास के अंदर रखते हैं, और क्लास के अंदर से उन वेरिएबल्स को, मेथड्स को एक्सेस करने का तरीका है ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है। और ये सारी चीजें हैं। और अब बाकी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जहां ऑब्जेक्ट बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक मेथड अलग अलग होता है, मेथड के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। वैसे ही कुछ हमने बताया था क्लास ऑब्जेक्ट, आप सब लोग जानते हैं क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट रिफरेंस, कैसे हम ऑब्जेक्ट से क्लास को रिफर करते हैं, मतलब कैसे हम क्लास के थ्रू, सॉरी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर्स को, मेथड्स को कॉल करते हैं। बाकी ये कुछ उसके जो है बेसिक से अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या होता है, ये बेसिक से फीचर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनको भी सपोर्ट करता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग को और अच्छा बनाते हैं। तो इसका एक पूरा पूरा चैप्टर है, जैसे इनहेरिटेंस का एक पूरा चैप्टर है, अब्स्ट्रैक्शन का एक पूरा चैप्टर है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक पूरा चैप्टर है, ऐसे ही एक्सेप्शन का एक पूरा चैप्टर है। तो ये आपको पूरे चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ इक्लिप्स फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम इन जावा। देखो अभी क्या है कि हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हम नोटपैड पे लिखते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराते हैं। ये बेसिक तरीका है, सबसे बिगिनर तरीका है। और अभी क्या है कि शीतल, अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है सब पढ़ोगे, लेकिन आराम से। तो अभी क्या है कि ये अभी मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करें, इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करें, ताकि हम लोग अब उस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे इसमें भी बोला है इक्लिप्स का यूज करने को, और हो सकता है कि अगर सिलेबस में तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, तो इक्लिप्स यूज करने से ये होगा कि इक्लिप्स यूज करने से ये होगा कि जो है आप जब भी जावा के प्रोग्राम्स लिखोगे ना, तो उसमें आपको काफी हिंट मिल जाएगा। तो उस हिंट की वजह से आप एरर्स कर रहे हो तो आपको रेड लाइन दिखने लगेंगी, तो काफी चीजें होती हैं। तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए इक्लिप्स का यूज करेंगे, ठीक है।
अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला चैप्टर है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स, जिसमें वेरिएबल, टाइप, डेटा टाइप्स, ये सब बताया हमने। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन सब बताया है। ऑपरेटर्स आज पढ़ने को मिलेगा। फिर इटरेशन, जंप, इफ, इल्स, कंडीशनल, ये सब आज आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा स्कैनर क्लास, ये भी मैं आज कोशिश करूंगी बता दूंगी। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी को पढ़ते पढ़ते आपका ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्लास कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग और एक्सेसिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ये हम आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट बना के कैसे हम लोग क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, पैकेज का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जब हम लोग कोई आईडी, मतलब जैसे इक्लिप्स को यूज करेंगे तब पैकेज को एक्सेस करना, वो भी बताएंगे। तो ये क्लास पाथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ये डेटा टाइप को, एक डेटा टाइप को दूसरे में चेक करने का तरीका है, वो भी बताएंगे हम आपको। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा टॉपिक ये भी आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब जो आपका यूनिट 2 है, जब हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे तब तक आपका क्लास ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी में। अब बात आती है उसके बाद से हम लोग इनहेरिटेंस और ये जो अलग अलग एक एक टॉपिक दिए हुए हैं इनको पढ़ेंगे। तो ये तीन जो चैप्टर्स हैं वो हमारे साथ ही साथ, आप कह सकते हो कि एक साथ ये तीनों ही चैप्टर्स चल रहे हैं। हमें एक साथ आप पढ़ते जाओगे तो ये तीनों ही चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे आने वाले 3-4 दिनों में, ठीक है। तो या कह सकते हो 4-5 दिनों में। तो प्लीज मैम मेरा टास्क चेक कर लीजिए, सबका चेक कर लेंगे, डोंट वरी। तो जैसा मैंने बताया, यस, एक सेकेंड। तो ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये आपका जो चैप्टर, ये जो आपका पूरा सिलेबस है इसी के हिसाब से हम बता रहे हैं, और अभी हम लोग इन तीनों यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते रहिए और हम देखेंगे। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक, से पहले हम प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन अब इन प्रोग्राम्स को आप थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम आपको आज बताना चाहते हैं कुछ बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम सिर्फ एक मेन मेथड को लेके चलते हैं और मेन मेथड में ही हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं। उसके पहले चलो मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे आप इक्लिप्स आईडी को डाउनलोड करोगे। उसके लिए बड़ा बेसिक सा तरीका है, आप लिखोगे डाउनलोड इक्लिप्स, ठीक है। आप लिखोगे डाउनलोड इक्लिप्स कहीं भी गूगल पे जाके, और जिसके पास फोन है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, उसके लिए ये नहीं है। वो उसके लिए तो कोई ऐप वगैरह आप यूज कर ही रहे हो, उसी को यूज करते रहो, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी जिसके पास लैपटॉप है उसके लिए ये है कि आप इक्लिप्स की आईडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इक्लिप्स डाउनलोड पे जाओगे तो ये वेबसाइट है इक्लिप्स की, eclipse.org, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसकी आईडी, ये है गेट इक्लिप्स 2022-03। ये आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर है, और डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये आया डाउनलोड, ये है exe फाइल, डाउनलोड पे क्लिक कर दो और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो गया है, ये हमारी इक्लिप्स की फाइल ये है, ये 113 MB की फाइल है। मैंने पहले से कहीं ना कहीं डाउनलोड करके रखा होगा, हम आपको इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। ये जैसे हमने डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर हमने रखा होगा सॉफ्टवेयर किट, और सॉफ्टवेयर किट में कहीं ना कहीं होगा इक्लिप्स। यहाँ, ठीक है, ये हमारा इक्लिप्स का आइकन। तो ये हमारा इक्लिप्स है। अब ये इक्लिप्स का सॉफ्टवेयर है exe फाइल, जो हम लोग विंडोज में इंस्टॉल करते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .exe। तो ये एक exe फाइल है, हमने इसको रन कराया, ठीक है, हमने इसको रन कराया, और ये जो लिंक है ना, ये मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगी, और आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी सा मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि ये हमारी लिंक, मैं इसको जूम करा के देखूं,
हाँ, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं हटाती हूँ। ठीक है, तो ये लिंक मैं आप लोगों को भेज दे रही हूँ इसी चैट बॉक्स में। आप चाहो तो कॉपी करके रख लेना। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड करके बताने की जरूरत ही नहीं है। ये लिंक रखो, इस लिंक को कॉपी कर लो और इसी लिंक पे क्लिक कर लेना अपने लैपटॉप में, तो बस डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इक्लिप्स की आईडी है। जब आप इस आईडी को जब इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ये जो आपके पास आइकन एक्सी फाइल डाउनलोड होके आई है, इस पे 2 बार ऐसे क्लिक करोगे। ठीक है, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो 32 बिट में भी सेम इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार कोशिश करना, सेम इंस्टॉल हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ओके, 32 में भी और 64 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लो हमें इसको इंस्टॉल करना है, तो कुछ नहीं है, बस इस पर एक बार क्लिक करो और क्लिक करते ही ये इक्लिप्स इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। जो .exe फाइल होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो .exe फाइल होती है उससे हम लोग उससे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं पहली बार में। ठीक है, फिर बाद में उसका आइकन बन के आ जाता है, उससे हम लोग अपना काम करते हैं। अब इसमें से हमें चूज करना है ये फॉर जावा डेवलपर्स। हम जावा के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। अब जैसे आप जावा डेवलपर्स पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, सिंपल सा है, इंस्टॉल कर लोगे। और देखो, जब इंस्टॉल करोगे ना, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि रुको, देखो, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो पहले से जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं बोला था इक्लिप्स इंस्टॉल करने को कि आप इस ये जेडीके इंस्टॉल कर लो पहले, क्योंकि जेडीके अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये ऑनलाइन जेडीके इंस्टॉल करेगा और फिर बहुत टाइम लेता है। ऐसे आप करोगे तो तुरंत ही हो जाएगा इंस्टॉल। तो ये देख रहे हो, जेडीके का पाथ ऑलरेडी दिखा रहा है। बस इसको सेलेक्ट रहने दो और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही थोड़ी ही देर में ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इक्लिप्स आपके लैपटॉप में ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया और बस कुछ नहीं करना है, ये तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको बार बार क्लिक करके ओपन नहीं कराना है, इसको बस एक बार क्लिक करना है जब पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तब। उसके बाद जितनी भी बार इक्लिप्स को ओपन करना हो, तो जेडीके को कैसे डाउनलोड करें, अब ये गलत बात है। आज 7 दिन हो गए बताते हुए। तो आप बाकी टाइम पे आपको क्या करना है कि ये क्या है, ठीक है, तो बाकी टाइम पे आपको क्या करना है कि अभी हम दिखाएंगे आपको, जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो इक्लिप्स का एक आइकन आ जाएगा, उसी आइकन पे क्लिक करके बार बार हमें ओपन करना होगा। ओके, अब देखो, जैसे हम चाहते हैं कि, ठीक है, तो इसको तब तक के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको इंस्टॉल होने दो। तब तक हम एक प्रोग्राम आपको यहीं पे बताते हैं और इसका इंस्टॉलेशन थोड़ी देर तक चलेगा, तो चलने देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सम बेसिक प्रोग्राम्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक प्रोग्राम्स। सम बेसिक प्रोग्राम्स हमने रन किया और यहाँ पे हमने इसको सेव किया। सेव करने के लिए पहले हम क्लास बनाते हैं और आज मैं आपको कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स बताने वाली हूँ। उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है। जैसे मान लो कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ऐसे कुछ और प्रोग्राम्स में लिख देती हूँ। जैसे हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम to calculate, write a program to calculate percentage of 10th standard, percentage of 10th standard। ठीक है, उसके अलावा मान लो मैंने ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम्स बता दिए। मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। मान लो हमने एक और प्रोग्राम लिख दिया, हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम इन जावा। सारे प्रोग्राम्स ये जावा में है। हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिख दिया, तो ऐसे हमारे पास कुछ बेसिक से प्रोग्राम है। मान लो हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम
to convert Fahrenheit temperature to Celsius। नेक्स्ट हमने ऐसे कुछ हमारे पास बेसिक से प्रोग्राम्स हैं। अब ये प्रोग्राम्स हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? ये कुछ बेसिक से प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ इनपुट होता है, कैलकुलेशन होता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे और प्रोग्राम्स मैं लिख देती हूँ। हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू जब हम मेजर यूजर है, ओके, तो हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम टू input total days and convert into years, months and days। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट किलोमीटर। हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। अब देखो आप लोग जितने भी प्रोग्राम्स सोच रहे होगे ना सब बन जाएगा, लेकिन आप देखते रहो, अभी सब ऐसे बेसिक से नहीं बन जाएगा, सबके लिए अलग अलग जरूरत होगी यूज करने की। हमने कॉन्सेप्ट हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट meters and calculate kilometer in that। ऐसे कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने इतने लिखे 2 4 6 7। अब इसमें जब भी हमारे पास कोई टास्क आता है करने को, फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल भी, देखो फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल ना वो इन कॉन्सेप्ट से नहीं बनता है। अभी मैंने बताया कि अभी हम बस वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ इतना प्रोसीजर होता है। इनपुट हम लेते हैं, इनपुट के बाद हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। उसमें बीच में हमें कोई लूप लगाने की, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाकी जो आप बोल रहे हो ना फिबोनाची और ये वो सब बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाने हैं, बेसिक प्रोग्राम्स बनाने हैं। अब जैसा मैंने बोला कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक प्रोग्राम आपको ये बताया, हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिले, कोई भी टास्क मिले कि भाई आपको सिस्टम से ये काम करवाना है, आप लोग मेरी बात समझिएगा और सिर्फ आंसर करिएगा जो हम पूछेंगे। मान लीजिए हमें कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं वो पता करने के लिए। जैसे हमने कहा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, आपको एरिया ऑफ सर्कल पता करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ये टास्क करना है तो कितनी चीजें हमें पहले से पता है और क्या क्या हमें पता करने की जरूरत है उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। बस ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना है, एक एक प्रोग्राम को आप देखिएगा, अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर्स, तो कितनी वैल्यूज आपको पहले से पता है? हमें कुछ भी पहले से पता नहीं है, हमें पता करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, फाइंड आउट दोज 2 नंबर्स। आप पहले उन 2 नंबर को पता करिए जिन्हें आपको आपस में जोड़ना है। दूसरी बात आपके दिमाग में आएगी कि जो 2 नंबर को हमें जोड़ना है वो किस टाइप के होंगे, है ना, क्योंकि जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर वैल्यू को लेने से पहले आपको टाइप उनका पता करना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू पॉसिबल, किस टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पॉसिबल वैल्यू फ्लोट हो सकती है। हम क्यों फ्लोट मान रहे हैं? क्योंकि अगर हम फ्लोट मान लेंगे तो फ्लोट में अगर 20 आए
तब भी स्टोर हो जाएगा जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, और 30.5 आए तब भी स्टोर हो जाएगा जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। तो हम फ्लोट मान के चलते हैं कि जो दो नंबर जोड़ना है वो दोनों ही नंबर किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में दो वेरिएबल्स होने चाहिए जिनमें हम इनको स्टोर करा सके। तो स्टार्टिंग में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो उस टाइम पे हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमें रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कितने बेसिक वैल्यूज की जरूरत है जिनके बिना हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे हमें 2 फ्लोट टाइप की वैल्यूज की जरूरत है। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए 2 फ्लोट टाइप की वैल्यूज की जरूरत है। जैसे एक एक प्रोग्राम मैं बनाती हूँ और आप लोग देखते जाइएगा। जैसे मान लो हमने एक क्लास बनाया और क्लास में हमने लिखा add two numbers, और अभी सिर्फ हम एक ही फंक्शन का यूज करेंगे, मेन फंक्शन का। बाद में मैं आपको कई फंक्शंस बताऊंगी। तो अब हमें इस क्लास को सेव करना है। तो क्लास को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, किस नाम का यूज करेंगे, add two numbers का यूज करेंगे। हमने सेव कराया और इसका नाम दिया add two number डॉट जावा। ठीक है, add two number डॉट जावा। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम्स रन नहीं करा सकते। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसमें हमने पास कर दिया स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने लिख दिया आर्ग्यूमेंट। अब देखो हमने लिखा कि अब हमें दो वैल्यूज की जरूरत है, फ्लोट टाइप की दो वैल्यूज की जरूरत है। हमने लिख दिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ये दो हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यूज बन गई। आप लोग मेरी बात ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम भी बता दीजिए। प्राइम नंबर का प्रोग्राम बता देंगे जब आप ये मान के चलो ना कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ोगे, लेकिन अभी आप बेसिक देख रहे हो तो बेसिक में ये प्राइम नंबर और ये सारे प्रोग्राम्स पॉसिबल नहीं है। अभी हमें बेसिक पढ़ना है। बेसिक के बाद आप जब नेक्स्ट कंडीशन पे आओगे तब भी हम बहुत सारे प्रोग्राम बताएंगे। लूपिंग पे आओगे तब भी बहुत सारे प्रोग्राम बताएंगे। तो इसमें इस सीरीज में आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, यू डोंट वरी। अब देखो फ्लोट n1 प्लस n2। अब हमें पता है कि अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ लिख दूं n1 प्लस n2, आप मुझे बताइए क्या ये प्रोग्राम सही है? आप मुझे बताइए क्या ये प्रोग्राम सही है? ये प्रोग्राम सही नहीं है। हमने आपको पहले एक लाइन लिखवाई थी, लोकल वेरिएबल्स को बिना इनिशियलाइज किए आप यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास दो तरीका है। लोकल वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए हम यूज नहीं कर सकते, हमें पता है। तो हमारे पास दो तरीका है। क्या? हम इनको कंपाइल टाइम पे वैल्यूज दे दें। हम इन वेरिएबल्स को कंपाइल टाइम पे वैल्यूज दे दें, मतलब कि हम यहीं पे इन्हें वैल्यू इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, एक वैल्यू होती है, वेरिएबल्स को वैल्यू दी जाती है कंपाइल टाइम पे, एक रन टाइम पे। तो अगर हमें कंपाइल टाइम पे वैल्यूज देनी है तो उसका एक तरीका है। पहला तरीका हम लिखते हैं n1 इक्वल्स टू, क्योंकि n1 पहले से डिक्लेयर हो चुका है कि किस टाइप का है, डिक्लेरेशन हो चुका है, बार बार आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने लिख दिया n1 इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू हमने दे दिया। मान लो हमने दे दिया 20। क्या ये वैल्यू सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। आप n1 में 20 इनिशियलाइज कर सकते हैं। 20.5 क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि 20.5 को कंपाइलर हमारा क्या मानेगा? डबल मानेगा। और डबल क्योंकि बड़ी साइज का डेटा टाइप है, इसे छोटे साइज के वेरिएबल फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते हैं आप। तो हमने लिख दिया 20.5। अब बात आती है कि 20.5 हमने लिख दिया तो हमें लिखना पड़ेगा 20.5f। ऐसे ही हम n2 को वैल्यू दे देते हैं। हमने लिख दिया n2 इक्वल्स टू 50.5f। ये वैल्यूज कैसी होती हैं? इन्हें हम कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, इसे भी हम क्या कहेंगे? सेम कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, क्या पूछ रहे हो? इतनी बार एक मैसेज तो नहीं किया जाता ना। स्ट्रिंग की जगह कुछ और दे सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं दे सकते आप। पब्लिक हटा नहीं सकते हो आप।
आप स्टैटिक हटा नहीं सकते, इसके जगह कुछ और नहीं लिख सकते। आप स्ट्रिंग हटा के कुछ और इंटीजर टाइप का एरे नहीं बना सकते, ये फिक्स है, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा रिया केसरवानी। ओके, तो अब बात आती है कि ये जो वैल्यू आपने दिया, n1 की वैल्यू का आपने ऐड किया प्लस n2 की वेरिएबल की वैल्यू का आपने ऐड किया, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हम इन्हें कहते हैं। जब आप इन्हें रन कराओगे तो क्या होगा, हमने इसको रन कराया और हमने लिखा जावा सी स्पेस और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है एड टू नम डॉट जावा। सभी लोग आप साथ साथ किया भी करो, हमने रन कराया। देखो इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का क्या मतलब होता है, आपने कंपाइल कराया, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई। आपने कंपाइल कराया, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। आपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया और जो है वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। 20.5 है। अब जहां जहां आप n1 यूज करोगे वहां आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी, 20.5। जहां भी आप n2 यूज करोगे वहां एक वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी, 50.5। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप देखोगे कि इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल्स को वैल्यू आपने कैसे दिया, कंपाइल टाइम पे आपने वैल्यू दिया। अब हम इसको रन कराते हैं, वैल्यूज पहले से फिक्स हैं, तो वैल्यूज फिक्स हैं तो हमें पता है आउटपुट भी क्या आएगा। हमने लिखा जावा एड टू नंबर और हमने इसको रन कराया, रिजल्ट आया 71.0। 71.0 ये रहा हमारा आउटपुट। एक तरीका ये है, वेरिएबल्स आपने लिया, उनको आपने वैल्यू कंपाइल टाइम पे दे दिया। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी लोकल वेरिएबल को आप बिना वैल्यू दिए हुए रन यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, हम रन कराते हैं, ये आ गई एरर, n1 might not has been initialized, n2 might not has been initialized, there is 2 errors। तो लोकल वेरिएबल्स को बिना वैल्यू दिए हम यूज नहीं कर सकते, हम इसको हटाते हैं। हम नहीं चाहते कि कंपाइल टाइम पे ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाए, हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हम जो वैल्यू बताएं उस वैल्यू के हिसाब से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कंपाइल टाइम पे हमारे वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाए, हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हमारे वेरिएबल की वैल्यू पता चले, अभी पता ना चले। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट कराते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट कराते हैं, जिसे हम कहते हैं रन टाइम यूजर इनपुट, जिसे हम कहते हैं रन टाइम यूजर इनपुट। अब रन टाइम यूजर इनपुट कराने का क्या तरीका है, इसे हम कहते हैं रन टाइम यूजर इनपुट। रन टाइम यूजर इनपुट हम कैसे कराते हैं वो हम लोग देखेंगे। रन टाइम यूजर इनपुट कराने के लिए, एक मिनट दीजिएगा, रन टाइम पे यूजर इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास का यूज करते हैं, जिस क्लास का नाम है स्कैनर क्लास। जिस क्लास का क्या नाम है, स्कैनर का क्लास। तो इसको मैं हटाती हूँ, यहाँ हमने लिख दिया रन टाइम यूजर इनपुट। ठीक है, हम कहते हैं इसे रन टाइम यूजर इनपुट। अब हम बात करने जा रहे हैं रन टाइम यूजर इनपुट की। रन टाइम यूजर इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू आप चाहते हो कि रन कराते वक्त उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट कराया जाए, तो आपको एक स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास। Scanner is a predefined class. Scanner is a predefined class. Predefined class used to input values at runtime by user। ठीक है, अब स्कैनर क्लास को यूज जब आपको करना है, क्यों हम स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजर इनपुट कराने के लिए, मेरी बात समझिएगा, यूजर इनपुट अगर मान लो हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल का अगर वैल्यू इनपुट कराना है, हमें किस वेरिएबल की वैल्यू, n1 की वैल्यू इनपुट करानी है यूजर रन टाइम पे। n1 किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप के वेरिएबल में अगर वैल्यू रन टाइम पे इनपुट करानी है, उसके लिए एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है नेक्स्ट फ्लोट। फंक्शन का क्या नाम है, नेक्स्ट फ्लोट। n स्मॉल, f कैपिटल, जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन आएंगे उनका
नेमिंग कन्वेंशन हमेशा कौन सा रहेगा? कैमल। कैमल का मतलब होता है कि पहला लेटर स्मॉल रहेगा, जितने भी इनर वर्ड्स आएंगे सबका पहला लेटर कैपिटल रहेगा इन नेक्स्ट फ्लोट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जावा में हमेशा फंक्शन से पहले क्या आता है? क्लास आता है। हर फंक्शन किसी ना किसी किसके अंदर होता है? क्लास के अंदर होता है। और हर क्लास किसके अंदर होता है? बताइए, हर क्लास किसके अंदर होता है? तो हर क्लास किसी ना किसी किसके अंदर होता है? रिप्लाई। कहीं चैट बंद तो नहीं कर दिया? आज कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग। पैकेज के अंदर होता है। हाँ, पैकेट नहीं, पैकेज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पैकेज के अंदर होता है। तो पैकेज की स्पेलिंग होती है PACKEG। तो हर एक क्लास किसके अंदर होता है? पैकेज के अंदर होता है। तो जब आपको नेक्स्ट फ्लोट, हमें मतलब बस किससे है? इस फंक्शन से हमें मतलब है। हमें मतलब किससे है? इस फंक्शन से मतलब है, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो कि एक क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? predefined function is a predefined function used to input float values from user, used to input float values from user। ठीक है, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है नेक्स्ट फ्लोट से। लेकिन नेक्स्ट फ्लोट तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। प्री डिफाइंड फंक्शंस को जावा में आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। किसका? क्लास का। अब याद करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किस क्लास के अंदर बनाया गया है। अगर प्री डिफाइन है तो कौन सा फंक्शन किस क्लास के अंदर बनाया गया, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर क्लास के पहले भी ये पता करना पड़ेगा कि वो किस पैकेज के अंदर है, तब जाके आपको उस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वो क्लास मिलेगा। फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब वो आपको फंक्शन मिलेगा। अब देखो, किस फंक्शन के किस पैकेज के अंदर है हमारा जो है कौन सा क्लास, कौन सा है फंक्शन, कौन सा है फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोट। फंक्शन है कौन सा? नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट जिस क्लास के अंदर है उसका क्या नाम है? स्कैनर। और स्कैनर क्लास जिस पैकेज के अंदर है उसका क्या नाम है? java.util। बात समझ आई? java.util, java.util। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो है जावा जो है हमारी वो मेन पैकेज होती है, और उसके बाद उसके अंदर एक और पैकेज होता है जैसे यूटिल, मैथ्स, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सॉरी बहुत सारे पैकेज हैं। यूटिल भी एक पैकेज है, जावा भी एक पैकेज है। और अगर आपको इस यूटिल पैकेज के अंदर का सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो लिख दोगे .strict। अगर सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है तो लिख दोगे .scanner। बात समझ आई? यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें एक स्कैनर भी है। तो अगर सिर्फ स्कैनर को इंपोर्ट करना है तो लिखोगे java.util.scanner। अगर सारे ही क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो लिखोगे java.util.strict। बात समझ आ गई? ठीक है। अब बात आती है कि स्कैनर क्लास, जब आपने पैकेज को इंपोर्ट करना है तो कैसे हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं? सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं। पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं देखिएगा। पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे पैकेज का नाम, मतलब java.util.strict लिखना है, strict लिख सकते हो। strict हटा के अगर क्लास का नाम स्कैनर लिखना है, स्कैनर लिख सकते हो। लेकिन याद रहे स्कैनर क्लास का s हमेशा, क्लासेस का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो java.util.scanner। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो java.util.scanner, इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। क्यों पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ा? क्योंकि हमें स्कैनर क्लास से मतलब है। स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर है, तो उस क्लास तक पहुंचने से पहले पैकेज तक पहुंचना पड़ेगा, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब ये क्लास एक्टिव हो पाएगी। अब बात आती है, क्लास मिल गई आपको, ठीक है, बात समझ आ गई सबको? सिर्फ इतना आप समझिए कि जब भी हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी, अगर पूरे प्रोग्राम में किसी एक भी वैल्यू को यूजर इनपुट कराना है तो स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। और स्कैनर क्लास
जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है तो पहले उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड का जिसका नाम है इंपोर्ट, और उसके बाद हम पैकेज का नाम लिख देते हैं। ये सबसे प्रोग्राम के टॉप पे किया जाता है। तो हमने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैन, क्लास इंपोर्ट हो गई। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या हम डायरेक्टली नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? नहीं। आप जावा में किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। उसको कॉल करने से पहले क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये हम सबको पता है। तो आप कहीं पे भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब मुझे बताइए कि कौन सी क्लास के अंदर है नेक्स्ट फ्लोट? अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आपको दिखाया भी था, सीक्वेंस देख लीजिए। नेक्स्ट फ्लोट किस क्लास के अंदर है? आप कहोगे स्कैनर क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर है। तो हमें स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट नाम का फंक्शन है, फिर नेक्स्ट लाइन नाम का फंक्शन है, फिर नेक्स्ट फ्लोट नाम का फंक्शन है, फिर नेक्स्ट डबल नाम का फंक्शन है, फिर नेक्स्ट बूलियन नाम का फंक्शन है, फिर नेक्स्ट बाइट नाम का फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शंस किसके अंदर हैं? स्कैनर क्लास के अंदर है। ये सारे फंक्शंस किसके अंदर हैं? स्कैनर क्लास के अंदर है। एक लड़की ने बहुत पते की बात पूछी कि हमें कैसे पता चला कि स्कैनर क्लास के अंदर है। वेरी गुड, हमें ऐसे पता चला क्योंकि याद करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ये पता नहीं चलता है, ये पढ़ के पता चलता है। ठीक है, कि आपको जब भी किसी प्री डिफाइंड क्लास को यूज करनी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किस क्लास के अंदर है और कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो ये हमें पता करना पड़ेगा खुद से पढ़ के। ठीक है, तो जब जिस काम के लिए जो प्री डिफाइंड क्लास फंक्शन यूज करने होते हैं तो हम पता करते हैं भाई, पढ़ते हैं उसके लिए। अब हमें जिसकी जरूरत है हम उसको यूज करेंगे। हाँ, बिना पैकेज इंपोर्ट किए हम इंपोर्ट करा सकते हैं, उसके भी तरीके हैं, कई तरीके से इंपोर्ट कराया जाता है और वो भी हम देखेंगे। क्या पैकेज यूजर डिफाइन हो सकता है? 100% पैकेज हम लोग बनाएंगे। अभी अभी तो आपने पूरा नहीं पढ़ा ना, पैकेज इनहेरिटेंस और बाकी चीजों में पैकेज ही तो यूज होता है, तो पैकेज प्री डिफाइन हो सकता है। ठीक है, प्री डिफाइन क्लास कहाँ से दिखेगी? नेट से, ऑनलाइन बुक से, और साथ ही साथ मैं आपको यूज करूंगी तो दिखाऊंगी, उसका डिफिनीशन भी पूरा जो लिखा हुआ है वो भी देख सकते हो आप। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहीं भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ जहां पे यूज करना है वहां बना सकते हो। तो स्कैनर क्लास पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने लिखा स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। क्या ऑब्जेक्ट का नाम फिक्स होता है? क्या क्लास का नाम तो फिक्स होता है कि यही क्लास का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है। हमने लिख दिया इनपुट। ठीक है, स्कैनर हमने लिख दिया मान लो इनपुट, यहाँ हमने लिख दिया इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ऐसे ही तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, है ना? ऐसे ही तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का। तो यहाँ पे हमने बना लिया जो है ऑब्जेक्ट किस क्लास का? स्कैनर क्लास का। लेकिन आपको ध्यान रहे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। यहाँ पास करना पड़ता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ये वाला इन आप ये मत समझिएगा ये ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है, पैरामीटर पास करना पड़ता है। ये पैरामीटर क्या है वो भी जब आप कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एक तरीका होता है। तो जब भी आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, आप लिखोगे स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसमें आप पैरामीटर पास करोगे सिस्टम डॉट इनपुट। ठीक है, बस ये 2 लाइन काम करना है। ये हुआ हमारा पैकेज इंपोर्ट, और फिर ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास। अब जब आपने एक बार स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बार बार यूजर इनपुट करा सकते हो। क्लियर है सबको? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको।
पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी वैल्यू जब यूजर इनपुट करानी है, पहले पैकेज इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड java.util.scanner क्लास को हमें इंपोर्ट करना है तो लिखेंगे स्कैनर, और उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे स्कैनर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और जहां भी स्कैनर लिखोगे S कैपिटल रहेगा, और ब्रैकेट में हम पास करेंगे एक पैरामीटर, जिस पैरामीटर का नाम है system डॉट इन। क्लियर है? अब system डॉट इन एक पैरामीटर है जो कि बताता है कि इनपुट हमें सिस्टम से लेना है, कीबोर्ड से लेना है। इस तरीके से कई पैरामीटर्स होते हैं, वो कभी बता देंगे आपको। अब देखो हमें क्या होता है कि यहाँ पे अब हमें यूजर अब बिल्कुल आप यूजर इनपुट कराइए, एक बार नहीं 50 बार कराइए। आप बताइए कितने वेरिएबल्स की वैल्यू आप रन टाइम पे यूजर से लेना चाहते हैं, बताइए कितने वेरिएबल की वैल्यू अभी तक आपने कंपाइल टाइम पे दिया था, आप रन टाइम पे लेना चाहते हैं कितने वेरिएबल्स की वैल्यू, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे लेना चाहते हैं? 2। और वो दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? जिन 2 वेरिएबल की वैल्यू आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं वो दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? फ्लोट टाइप के नहीं, किस टाइप, डेटा टाइप क्या है? लोकल टाइप तो ठीक है, लेकिन डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप है फ्लोट। डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को यूजर इनपुट कराने के लिए ये वाला फंक्शन काम करता है। कौन सा? नेक्स्ट फ्लोट। कौन सा? नेक्स्ट फ्लोट। तो हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, मतलब n1 इक्वल्स टू, अब n1 की वैल्यू कहां से मिलेगी? क्या हमें डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है कंपाइल टाइम पे? हमने लिख दिया ऐसे, ये करना है? नो 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 नो, डायरेक्ट वैल्यू मत दो। अब रन टाइम पे यूजर इनपुट कराना, उसके लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट फ्लोट नाम का फंक्शन है हमारा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या हम नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन को ऐसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ेगा। और कौन सा ऑब्जेक्ट? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन किस क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर है। तो ऑब्जेक्ट क्या है स्कैनर क्लास का? SC। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं? SC डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट। तो अब जो ऐसे लिख दिया आपने n1 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, इससे क्या होगा? अब n1 वेरिएबल की वैल्यू कंपाइल टाइम पे फिक्स नहीं है, लेकिन एरर भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को पता है n1 को वैल्यू मिल जाएगी, कब? रन टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया हमारा रन टाइम पे किसी वेरिएबल को वैल्यू देना। अब हमने लिख दिया क्या बस n1 को ही वैल्यू देनी थी क्या? नहीं, n2 को भी देनी थी। हमने लिख दिया n2 इक्वल्स टू व्हाट? SC, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, अब हम मान लेंगे, हम मान लेते हैं जब भी हम यूजर इनपुट कराते हैं ना, हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी रन टाइम पे। जैसे हमने मान लिया कि एक वैल्यू यूजर ने दिया होगा 2 और दूसरी वैल्यू यूजर ने दिया होगा 8। ठीक है, तो ऑटोमेटिक n1 के जगह पे आ जाएगा 2 और n2 के जगह पे आ जाएगा 8 और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? हमने इसको रन कराया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, और हमने लिख दिया कंपाइलर टूल यूज करते हैं और क्लास का नाम यूज करते हैं और .java एक्सटेंशन यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जावा और उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नाम ऐड टू नाम एंड दिस इज द। अब देखो, जब आपने रन कराया क्या आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल गया क्या? इससे पहले तो आपने जितने प्रोग्राम्स बनाए थे तुरंत आउटपुट मिल जाता था रन कराते ही। अभी क्या हुआ? अभी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कह रहा है हम आपको तुरंत आउटपुट नहीं दिखाएंगे, पहले आप यूजर इनपुट तो कराओ। कितने वेरिएबल्स की वैल्यू? ये देखो, पहला यूजर इनपुट, यहाँ पहली वैल्यू इनपुट करोगे, इंटर की प्रेस करोगे तो वो वैल्यू n1 में जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू इनपुट करोगे और जो है प्रेस करोगे वो n2 में जाएगी। तो मुझे बताओ कि अब हमने ये रन कराया, देखो कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी आउटपुट नहीं आया। हमने यहाँ इनपुट किया, हमने लिखा 20, हमने लिख दिया 20.5। क्लियर है? 20.5 रन कराया। अब फिर से कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, इंटर की प्रेस करने के बाद, क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू भी यूजर इनपुट करनी है। हमने लिख दिया फिर से 20.8 एंड द आउटपुट इज 41.3। यहाँ पे 20.5f लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट फ्लोट लगाने की वजह से, नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन लगाने की वजह से
ऑटोमेटिक कंपाइलर को पता है कि जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो फ्लोट टाइप की ही है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब जब हम इसको रन करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें कोई आउटपुट, कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। जैसे हमने रन कराया, कर्सर ब्लिंक करने लगा, तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आपने कभी कभी देखा होगा कि प्रोग्राम से पहले एक आउटपुट लिख के आता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमेशा मैसेज दिखाने का एक ही तरीका है। कौन सा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक मैसेज यहाँ प्रिंट करा दिया। हमने लिख दिया इंटर टू फ्लोट वैल्यूज और फिर हमने इन वैल्यूज को, चाहो तो प्रिंट के जगह प्रिंट एलएन लिख दो तो न्यू लाइन पे दिखेगा। तो अब वो ना कर्सर ब्लिंक होने से पहले, पहले जो लाइन लिखी हो पहले एग्जीक्यूट होगी। ये कर्सर ब्लिंक होने से पहले क्या होगा कि हमारा ये मैसेज आ जाएगा, तो यूजर को पता चल जाएगा कि ओके हमें दो वैल्यूज इनपुट करानी है, किस टाइप की? फ्लोट टाइप की। ओके, सो हमने पहले ये कर दिया, फिर रन कराया, इसको कंपाइल कराना पड़ेगा। फिर हमने एक बार इसको रन कराया और अभी देख सकते हो इंटर टू फ्लोट वैल्यूज, फिर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। हमने लिखा 20.6, सेकेंड वैल्यू 70.9 एंड द आउटपुट इज 91. ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि अब बात आती है, ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अब बात आती है दूसरा प्रोग्राम। जैसे देखो, मान लो हमें ये वाला प्रोग्राम बनाना है, मान लो हमें ये वाला प्रोग्राम बनाना है, जैसे मान लो हमें ये वाला बनाना है। हमने लिखा, ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अभी चलो जिसको क्लियर नहीं है वो भी दूसरा प्रोग्राम देखे, क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमने क्या किया कि एक यहाँ पे क्या बोल रहे हूँ, ओके वेरी गुड। तो मान लो हमने यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का हमें वो करना है, पता करना है। अब मुझे बताओ 10th स्टैंडर्ड का अगर परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आप लोग सोचा करो कि हमें 10th स्टैंडर्ड का अगर अपना परसेंटेज निकालना है तो 10th में कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 6 या 5 या जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो 6। तो हमें 6 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमें जो चाहिए फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, वो हमें चाहिए 6 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब मुझे ये बताओ कि 6 सब्जेक्ट के मार्क्स किस टाइप के होते हैं? वो जो सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोग एग्जाम्स में पाते हैं वो किस टाइप के होते हैं? मतलब फ्लोट फ्लोट टाइप के नहीं होते हैं ज्यादातर। मतलब कभी देखा है ओरिजिनल 10th पे 70.5 आता हुआ? मैंने तो नहीं देखा है। तो ज्यादातर वो किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का होता है ना? तो मान लेते हैं कि हम 6 टाइप, अब 6 अगर हमें सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो हमें 6 अलग अलग वेरिएबल्स की जरूरत होगी। जितने अलग अलग वैल्यूज चाहिए उतने अलग अलग वेरिएबल्स की भी जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 अलग अलग इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बना लेंगे। इंटीजर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 और फिर इनकी वैल्यू को यूजर इनपुट कराएंगे। ठीक है, और फिर यूजर इनपुट कराने के बाद, यूजर इनपुट कराने के बाद हम सारी वैल्यूज को यूज कहाँ करेंगे? मान लो यूजर इनपुट कराया, रन टाइम पे सारे वेरिएबल्स को वैल्यू मिल रही है, उसे यूज कहाँ करना है? क्यों आपने यूजर से 6 वैल्यूज पूछा? क्योंकि हम उन्हीं वैल्यूज के आधार पे परसेंटेज निकालेंगे। वो परसेंटेज कैसे आप निकालोगे? तो वो परसेंटेज हम कुछ ऐसे निकालेंगे कि हम उनको ऐसे यूज करेंगे। कैसे? हमने लिख दिया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, पूरी वैल्यू पहले प्लस होगी फिर 100 से मल्टीप्लाई होगी, और जब ये पूरा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होने के बाद डिवाइड हो जाएगा किससे? 600 से। और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा क्या होगा? वही वैल्यू हमारा क्या होगा? हमारा परसेंटेज होगा। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ताकि स्क्रीन पे दिखे भी ना, और ये इस पूरे वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? बताओ, क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? अब इसको आसान कैसे बनाएंगे? अब इसको आसान कैसे बनाएंगे? आसान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे देखो, हमने क्या किया ना कि हमने क्या किया कि ये जो पूरी वैल्यूज को हम एक साथ एक एक करके जोड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, S1 वेरिएबल में हमें यूजर इनपुट कराना है, S1 में हमें यूजर इनपुट कराना है, बताओ
सब्जेक्ट वन में S1 में यूजर इनपुट कराना है, क्या तरीका है? फंक्शन लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे? फंक्शन लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे? वेरी गुड फरहान आजाद। और बताओ, ग्रेटर देन, फरहान इज लेस देन, इज नथिंग। हाँ, S1 इक्वल्स टू n, सुमित, ये क्या कहता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। समीक्षा, AI, नितिन, बस यही स्टूडेंट्स हमेशा रिप्लाई करते हैं, और बाकी जो है वो पता नहीं, विकास, सुनील, सुरभि, जो है संध्या, सचिन, साक्षी IT, रुपेश गुप्ता, रुक्मिनी, रिप्लाई करो। ये लोग कहाँ रहते हो तुम लोग? रिप्लाई करो सभी लोग। हाँ, तो लिखेंगे int S1 इक्वल्स टू a डॉट नेक्स्ट इन, वेरी नाइस, in डॉट नेक्स्ट इन। तो ऐसे हम 6 वेरिएबल्स की वैल्यू पहले इनपुट कराना पड़ेगा, क्योंकि S1 को यूज करोगे ना, ऐसे एरर आने लगेगी। लोकल वेरिएबल को बिना वैल्यू दिए हुए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और यूज हो। अब देखो, इसी को आसान बनाने का तरीका, अब जो आपको, या कह सकते हो और प्रोग्राम को टफ बनाने का तरीका, ये तो बड़ा आसानी से हमने बता दिया। अब जो इतनी सारी वैल्यूज को आप पहले प्लस कर रहे हो, उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप क्या कर सकते हो कि आप पहले एक वेरिएबल में उसको कैलकुलेट करके रख लो। मतलब कि हमने एक और वेरिएबल बनाया कैलकुलेशन के लिए, हमने लिखा इंटीजर टोटल। और क्या टोटल की वेरिएबल की वैल्यू हमें देनी है क्या? नहीं। क्या रन टाइम पे इनपुट लेना है क्या? नहीं। हमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? हम ये पूरी जो वैल्यू है ना, यहां से हमने कट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि क्या हमने यहाँ पे जो S1 प्लस S2 प्लस ये पूरा लिखा था, उसकी जगह पे टोटल लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये पूरे के बराबर ही तो टोटल है। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टोटल, अब ये पूरी वैल्यूज की जगह पे ऐसे तो क्योंकि टोटल एक ही वैल्यू है तो ब्रैकेट में रखने की भी जरूरत नहीं है, हटा देंगे। टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर इसके बाद डिवाइड बाई 600, ठीक है? अब इसको और आसान अगर बनाना है तो उसको और तरीका है। ये जो पूरा प्रिंट करा रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, इस पूरे को हमने एक दूसरे वेरिएबल में रख लिया। हमने लिखा इंटीजर रिजल्ट, या हमें लगा कि नहीं इंटीजर नहीं, फ्लोट रिजल्ट आएगा, तो हमने लिख दिया फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू, ऐसे लिख दिया टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 600 सेमीकोलन। अब ये पूरे के जगह पे, ये पूरा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसके जगह पे आरएस भी तो लिख सकते हैं, इस पूरे के बराबर ही तो आरएस है। तो ये पूरा हमने हटाया और लिख दिया आरएस। और छोटा हो गया या और बड़ा हो गया, जो कह लो। बात समझ आई? क्लियर है सबको? तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे करने लगते हैं, लिखा S1 इक्वल्स टू in डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, यूजर इनपुट कराया, ऐसे ही सबकी वैल्यू यूजर इनपुट कराया, और फिर लिखने लगेंगे टोटल इक्वल्स टू 400। ये गलत है। टोटल इक्वल्स टू 400 नहीं करना है, टोटल आपको कैलकुलेट करना है। किससे? जो S1 S2 की वैल्यू आपने यूजर से इनपुट कराई है, उन्हीं सबको जोड़ के। तो ये 400 नहीं करना है, हमें S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस ऐसे करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और ऐसे एरर्स छोटे मोटे ना किया करें, हर लाइन का मतलब समझें तब लिखें, ठीक है? ओके। अब जैसे ये प्रोग्राम मैं बना के दिखाती हूँ। हमें पता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब फिर से मैं बताती हूँ, फिर से आप एक लोग दूसरा प्रोग्राम आप देखिए, दूसरा प्रोग्राम आप देखिए, फिर आप समझेंगे। मान लो सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये ब्रैकेट में हमने रख लिया, और फिर डिवाइड कर दिया जाता है किससे? 100 से, ठीक है? डिवाइड कर दिया जाता है किससे? 100 से। जब ये पूरा आता है कैलकुलेट होके, तो वो एक जो वैल्यू आती है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है?
तो आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले में हमें कितनी वैल्यू पता करने की जरूरत है? हमें कितनी वैल्यू पता करने की जरूरत है? 3। कितनी वैल्यू पता करने की जरूरत है? 3। और कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। नहीं, वेरिएबल जितना ज्यादा वेरिएबल प्रोग्राम में बनाओगे उतना प्रोग्राम हैवी होता जाएगा। प्रोग्राम में हम बहुत कम वेरिएबल से काम करने की सोचते हैं हमेशा। तो ये 100 को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नहीं बनाना है। 100 तो फिक्स ही है ना, वो तो फॉर्मूले में 100 यूज होता है, 100 की जगह पे हम 100 लिख देंगे। लेकिन जो हमें पता नहीं है वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, वो हमें रेट पता नहीं है, हमें टाइम पता नहीं है। तो 2 तरीका है कि तो आप पहले आप 3 वेरिएबल बनाइए। सोचिए कि प्रिंसिपल अमाउंट किस टाइप का हो सकता है। एक आदमी, अगर सपोज करिए आपके फादर अगर बैंक में कभी ब्याज लेने जाते हैं, इंटरेस्ट लेने जाते हैं, तो वो लाइक कुछ भी, तो आपको क्या लगता है कि वो कितने रुपए लेंगे? कभी भी कोई आदमी बैंक से 100 रुपए और 50 पैसे ले सकता है क्या? नहीं, तीसरा टाइप की वैल्यूज लेगा 100%। अच्छा, रेट क्या होगा? रेट तो बैंक जो जिस रेट पे इंटरेस्ट लेता है वो रेट फ्लोट टाइप का हो सकता है 100%। कभी कभी इंटरेस्ट जो होता है वो 7.5 होता है, और जहाँ पे इंटीजर और फ्लोट दोनों की संभावना हो वहां फ्लोट लिया करते हैं हम लोग। टाइम भी फ्लोट हो सकता है। तो इस तरीके से ये हम प्रोग्राम बनाते हैं, आप लोग समझिएगा। हमने लिखा क्लास और हमने लिख दिया फाइंड एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। हमने इसको कॉपी किया, सेव किया और ये लिख दिया हमने फाइंड एसआई डॉट जावा, सेव करा दिया। हमने एक फंक्शन बनाया। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिसने पुराने प्रोग्राम्स नहीं समझे वो भी समझेगा, समझ आ जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट हमने लिखा है स्ट्रिंग, और यहाँ लिख दिया हमने आर्गुमेंट। अब बात आती है कि वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल की जरूरत है इस प्रोग्राम में? तो 3। पहला हमने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट। वेरिएबल किसी भी नाम का बना सकते हो, चाहे उसमें वैल्यू कुछ भी हो, बस डेवलपर को पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल किस लिए है। हमने लिखा फ्लोट। कितने वेरिएबल्स? 2। पहला रेट, दूसरा टाइम। इन सब की वैल्यू यूजर इनपुट करानी है। बताओ, 2 तरीका है। एक तरीका है इन तीनों की वैल्यू कंपाइल टाइम पे दे दो, लिख दो PA इक्वल्स टू 20,000 रेट इक्वल्स टू 7.5, टाइम इक्वल्स टू 2 साल के लिए ले रहे हैं तो हमने लिख दिया 2। एक ये तरीका है रन टाइम, किसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पे वैल्यू देना। कंपाइल टाइम पे वैल्यू दोगे तो कैलकुलेशन में रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। रन टाइम पे वैल्यू दोगे तो रन टाइम पे दी गई वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट आएगा। ये बात कोई भी ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आती? हाँ, क्यों? कोई भी ऐसा है समझ आता है? तो जो है रन कंपाइल टाइम पे वैल्यू दोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। रन टाइम पे वैल्यू दोगे तो रन टाइम पे दी गई वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट आएगा, मतलब चेंज हो सकता है। तो प्रोग्राम हम लोग हमेशा रन टाइम पे दी गई वैल्यू के हिसाब से बनाते हैं। जैसे मान लो एटीएम है, एटीएम से पैसे निकालने जाते हो। अब एटीएम में आप रन टाइम पे जितनी पैसे डालते हो, 20,000 रुपए चाहिए, 20,000 आ गया। किसी कोई गया उसको 1,000 रुपए चाहिए, 1,000 आ गया। ये रन टाइम पे दी गई वैल्यू के हिसाब से काम हो रहा है। अगर कोई एटीएम फिक्स कर दिया जाए कि भाई इस एटीएम में 1,000 निकलता है, गए बस पिन डाले 1,000 रुपए दे दिया, आप भी गए आपने भी पिन डाला 1,000 रुपए दे दिया, तो एटीएम खराब है? कितना यूज हो सकता है? जरूरी थोड़ी है कि सबको 1,000 रुपए निकालना हो, है ना? तो इस तरीके से कंपाइल टाइम पे दी गई वैल्यू के जब भी दोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, लेकिन रन टाइम पे वैल्यू दोगे तो रिजल्ट रन टाइम पे दी गई वैल्यू के हिसाब से आएगा। ठीक है? तीनों को एक वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भाई साहब, हमने तो आपके समझने के लिए बताया कि आप अलग अलग करिए, समझ के करिए कि कौन सा किस टाइप का हो सकता है, उस हिसाब से करेंगे। तीनों को एक टाइप का भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब यूजर इनपुट कराना है रन टाइम पे। रन टाइम पे यूजर इनपुट कराने के लिए पहले पैकेज इंपोर्ट करोगे, java.util। ये पैकेज का नाम है। क्लास कौन सी? तो स्कैनर क्लास, सेमीकोलन लगा दिया। अब वो बात आती है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तब वैल्यू इंपोर्ट करा पाओगे। हमने लिखा स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें एक पैरामीटर, कहाँ से इनपुट लेना है? कीबोर्ड से, तो लिखना पड़ेगा system.input।
इतना सबको क्लियर है? अब वैल्यूज इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे, पहले हम एक मैसेज भी देते हैं, नहीं तो यूजर समझ नहीं पाएगा कि कब क्या इनपुट करना है, क्योंकि 3 वैल्यू इनपुट करनी है ना, तो यूजर समझ नहीं पाएगा कि क्या इनपुट करना है। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अभी आपको प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट बताओ किस वेरिएबल में हम सेव करा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट? तो हम सेव करा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट को पीए नाम के वेरिएबल में। हमने लिखा पीए इक्वल्स टू, और वेरिएबल ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? स्कैन। और किस टाइप का वेरिएबल है? पीए, इंटीजर टाइप का। तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? कौन सा इनपुट फंक्शन काम करेगा? कौन सा इनपुट फंक्शन काम करेगा? नेक्स्ट इंट। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब बात करते हैं फिर दूसरा। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हमने लिखा इंटर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, या सिर्फ रेट लिख दो, इंटर रेट। अब रेट किस वेरिएबल में है? रेट वेरिएबल। हमने लिखा रेट इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। क्लियर है? फिर से एक मैसेज दिया, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटलन लगा दो, प्रिंटलन, और यहाँ लिख दिया इंटर, या प्रिंट ही लिखो, सामने वैल्यू इनपुट करेंगे। हमने लिखा इंटर टाइम। ठीक है, और हमने लिखा टाइम इक्वल्स टू, एक लड़की कब से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है कि टाइम को फ्लोट कैसे। अरे लड़की, हम बैंक में लोन लेने जाते तो 2.5 साल के लिए लोन नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, तो 2.5 साल 2.5 ईयर्स, उसको कैसे स्टोर करोगे? फ्लोट में। हमने लिखा टाइम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ओके, तीनों वैल्यूज इनपुट। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? पहले ये मैसेज आएगा, फिर आपसे वैल्यू पूछेगा, फिर ये मैसेज आएगा, फिर आपसे वैल्यू पूछेगा, फिर ये मैसेज आएगा, फिर आपसे वैल्यू पूछेगा, और वो वैल्यू स्टोर करेगा इन वेरिएबल्स में, इन वेरिएबल्स में, इन वेरिएबल्स में, इन वेरिएबल्स में। तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। कैसे? तीनों वेरिएबल को वैल्यू कैसे मिल गई? तीनों वेरिएबल को वैल्यू कैसे मिल गई? तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई कैसे? तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई कैसे? रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे? तो हम कहेंगे रन टाइम पे, यूजर से। अब सिर्फ वैल्यू मिले। कभी कभी कोई क्या करता है, कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेगा पीए इक्वल्स टू 1 लाख, फिर यहाँ पे पीए की वैल्यू यूजर इनपुट भी कराएगा। भाई आप एक ही काम को आप 2 बार कर रहे हो और अपने प्रोग्राम का लोड बढ़ा रहे हो। आप दोनों में से कोई एक ही करिए, कि तो वेरिएबल को वैल्यू कंपाइल टाइम पे दीजिए, कि तो रन टाइम पे दीजिए, क्योंकि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू तो स्टोर कर पाएगा। तो की तो कंपाइल टाइम पे वैल्यू दीजिए, की तो रन टाइम पे वैल्यू दीजिए। तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। अब बताइए इस वैल्यू का यूज कहाँ करना है? एक फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूले का रिजल्ट डायरेक्ट प्रिंट करा देना है। फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब एक ब्रैकेट में रखो, और फिर जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड कर दो किससे? 100 से। लेकिन इस पूरे रिजल्ट को प्रिंट भी तो कराना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और पूरे को प्रिंट के अंदर ऐसे लिख दो। क्लियर है? आपको अगर इस प्रोग्राम को आसान बनाना है तो फिर आप एक और वेरिएबल बना लीजिए। हमने लिख दिया फ्लोट SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PA मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है, इससे बस प्रोग्राम में लोड बढ़ रहा है। और फिर इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये पूरा ही तो SI में है ना, इस पूरे के इक्वल ही तो क्या है? एक वेरिएबल है, कौन सा? SI। तो इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं सिर्फ SI। बात समझ आई? इस तरीके से निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा हमने प्रिंट कराया। इसके पहले एक मैसेज प्रिंट कराना है। हमने लिख दिया डबल इन्वर्टेड प्लस, मैसेज लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ऐसे। ठीक है, रन करा लो। हमने रन कराया, पहले कंपाइल कराया, लिखा जावा सी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा, फिर इसको कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब रन कराते हैं, लिखा फाइंड
सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, 10,000 रुपीज। इंटर रेट, ओके, रेट इज 3.5, ओके। टाइम हमने लिखा 2 साल। सिंपल इंटरेस्ट इज 700 रुपीज। क्लियर है? नहीं, अभी चल रही है। हाँ बैठाओ, कह रहा हूँ आ रही हूँ मैं। बताओ, सबको क्लियर है? ये प्रोग्राम सबको क्लियर है? क्लियर है? इस पूरे की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। इस पूरे को हटा के लिख दो ऐसा, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल, ऐसा ही। सभी लोग एक बार रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पता करने का क्या तरीका होता है? एरिया ऑफ सर्कल पता करने का तरीका होता है, पहले सुन लो। एरिया ऑफ सर्कल पता करने का तरीका होता है, फॉर्मूला पहले पता करो कौन सा होता है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पता करने का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब, पाई का मतलब पाई नहीं, पाई का मतलब यूजर इनपुट नहीं कराया जाता, बार बार वैल्यू पाई की बदलती नहीं है, सेम रहती है। कौन सी? 3.14। तो इस पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब, आर का मतलब आर मल्टीप्लाई बाई आर। और इस आर को हम क्या समझते हैं? आर को हम समझते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल, मुझे ये बताओ कि रेडियस ऑफ सर्कल ये दो अलग अलग आर है कि एक ही वैल्यू को दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है? क्यों? ये दो अलग अलग आर हैं कि एक ही वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है? तो एक ही वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, दो अलग अलग आर नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें हमें कितनी वैल्यू, इस फॉर्मूले को पता करने के लिए, इस फॉर्मूले का रिजल्ट निकालने के लिए कितनी वैल्यू यूजर इनपुट करानी पड़ेगी? एक की दो? एक की दो की तीन की चार? एक। कितनी वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी? एक। ये पहले से पता है, और एक वैल्यू पता चल जाएगी तो उसी को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेडियस, रेडियस को मान लेना कि फ्लोट टाइप का हो सकता है, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेना। रेडियस की वैल्यू इनपुट करा के, और रेडियस की वैल्यू इनपुट करा के उसी को दो बार मल्टीप्लाई कर देना। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, निकल गया रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, ये प्रोग्राम करना है सबको। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को पता करने के लिए, टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ता है? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, रुको, इसका फॉर्मूला होता है F मल्टी प्लस 32 डिवाइड बाई 1.8 या कुछ होता है। subtract 32 and multiply by 5.9। फॉर्मूला कहीं दिख रहा है इसका? ये है, मेरे को पहले फॉर्मूला निकालने दो, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, हाँ देखो, अगर सेल्सियस पता करना है तो फॉर्मूला है इसका F-32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। बताओ, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। इस फॉर्मूले में कितनी वैल्यू है जो आपको लग रहा है कि नहीं पता है? बताइए, इस फॉर्मूले में कितनी वैल्यू है जो हमें नहीं पता है? 32 नहीं पता है, पता है। 5 नहीं पता है, पता है। 9 नहीं पता है, पहले से पता है। कितनी वैल्यू नहीं पता है? F, फ़ारेनहाइट। फ्लोट टाइप का होगा क्या? फ़ारेनहाइट। बस इसकी वैल्यू इनपुट कराइएगा, और एक वेरिएबल, अब देखो जो आएगा कहोगे सेल्सियस आया, जो रिजल्ट आएगा वही सेल्सियस होगा। F की वैल्यू यूजर इनपुट कराया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करा दिया, क्या? सेम फॉर्मूला ये डाला, ये ऐसे, बस निकल गया सेल्सियस। या ऐसे कर लेना, फ्लोट सेल्सियस इक्वल्स टू, ये पूरा फॉर्मूला निकल गया सेल्सियस। अब इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे हम
सिर्फ लिख सकते हैं क्या, सी, निकल गया सेल्सियस। ठीक है, फॉर्मूला एग्जाम में कैसे पता चलेगा भाई, सब याद करना पड़ता है। अब बात आती है कि एक इनपुट टोटल डेज, अब बताओ, हमने कहा 300 दिन में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन होंगे, तो या कितने दिन हटा दो, यहाँ लिख दो कितने वीक्स होंगे। तो चलो अभी अभी मेरा ये प्रोग्राम ऐसे करना था, 300 साल, 300 डेज, 300 साल नहीं, 300 डेज में कितने ईयर्स होंगे, तो आप कहोगे 0 ईयर्स होंगे। फिर 300 डेज में कितने मंथ्स होंगे, तो कह सकते हो 10 मंथ्स होंगे। ठीक है, फिर 300 डेज में कितने वीक्स होंगे, तो अब कैलकुलेट कर लेना, 7 का 1 वीक्स होता है, डिवाइड बाई 7, जितने आएंगे वो वीक्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट। अब मुझे बताओ कि कितनी वैल्यू इनपुट कराएंगे, कितनी वैल्यू इनपुट कराएंगे और कितना आउटपुट आएगा, बताओ मुझे कितनी वैल्यू इनपुट कराने की जरूरत है। इसमें सिर्फ एक वैल्यू इनपुट कराने की जरूरत है, वो है डेज। इनपुट बस एक ही वैल्यू को कराना है, कौन सी वैल्यू, डेज। और इसी डे के हिसाब से पता क्या क्या करना है, 3 अलग अलग वैल्यू पता करना है। कह रहा है इनपुट कुछ नहीं, इनपुट होगा आपका क्या, एक, और आउटपुट डेज, सिर्फ एक इनपुट होगा डेज की वैल्यू, और आउटपुट आपको कैलकुलेट करके निकालना है क्या, 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू, पहले कैलकुलेट करके निकालना है ईयर्स, फिर कैलकुलेट करके निकालना है मंथ्स, फिर कैलकुलेट करके निकालना है वीक्स। कर लोगे सभी लोग, तो और फिर ये वाला प्रोग्राम तो बहुत आसान है, इसमें आपको बस मीटर्स इनपुट कराना है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2000, ऐसे इतने मीटर्स में कितने किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 1000, उतने किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, 1000 मीटर्स ना, कि 100 मीटर्स, 100 मीटर्स की 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स ना। चलो ठीक है, तो ये प्रोग्राम सारे, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और ये सारे प्रोग्राम्स आपको करना है और करके आपको सबमिट करना है, ये सारे प्रोग्राम्स। प्लस आप टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग एडेड हैं, आप एक बार टेलीग्राम चैनल देखिएगा, हो सकता है कि कुछ और प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को वहां पे दूंगी। ठीक है, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि कल क्लास नहीं चलेगी तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हम देंगे, वो आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ये स्क्रीनशॉट फर्स्ट है। अब सेकेंड, 17 लाइन तक स्क्रीनशॉट फर्स्ट, और ये है आपका स्क्रीनशॉट सेकेंड, ये स्क्रीनशॉट सेकेंड, स्क्रीनशॉट सेकेंड 32 तक, और ये रहा स्क्रीनशॉट थर्ड। अब कितने प्रोग्राम्स हैं इसमें, अभी तक तो आप लोगों ने बस देखा, आपको करने कितने प्रोग्राम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रोग्राम्स सबको करना है, और करके आपको सबमिट भी करना है। जैसे अभी मैंने दो या 3 प्रोग्राम मैंने बताया, 2 ही बताया, और बाकी सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को खुद से करना है। कर लोगे ना सभी लोग, बताओ, कर लोगे सभी लोग, सभी लोग कर लोगे, किसी को दिक्कत नहीं है। सबमिट कहाँ करना है अब बताती हूँ, कर लोगे सभी लोग, नहीं देखो आंचल, ये बहुत स्मॉल से प्रोग्राम है, आप अगर समझ लोगे कि ये बहुत टफ है तो आपको लगेगा कि ये टफ है, आप धीरे धीरे करिए, एक बहुत धीरे धीरे करिए, ट्राई करने की बात ही नहीं है, हो जाएगा 100%। आप धीरे धीरे करो उसको, एक लाइन लिखो, समझो इस लाइन से क्या होगा, क्या हमने ये सही लिखा, फिर उसी लाइन का रिजल्ट दूसरे लाइन में देखो, क्या हमने ये सही लिखा, एक लाइन लिखोगे समझ जाओगे, पूरा प्रोग्राम लिख के और फिर उसको देखने जाओगे नहीं समझ पाओगे। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जिसे लेना है, फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, चलो, सो थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग और ये सब पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू, आप लोग जा सकते हो।
और सारे टास्क सभी लोग करिएगा और करके सबमिट भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी भी और सबको चेक भी करूंगी कि किसने किसने सबमिट किया है। ओके, बाय। थैंक यू अर्चना। बाय।